नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसमें या तो किसी क्रिकेटर ने मैच फिक्सिंग में भाग लिया है या फिर उसका नाम मैच फिक्सिंग में आया हुआ है, जिसके लिए उसको आईसीसी द्वारा या तो बैन कर दिया गया है या तो उसके ऊपर फाइन लगाया गया है या फिर उसको थोड़े टाइम के लिए जेल जाना पड़ा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने इतना ही सुना होगा, या फिर आप लोगों ने ये सुना होगा कि किसी क्रिकेटर की वाइफ ने उसके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जिसकी वजह से उसको थोड़े टाइम के लिए जेल जाना पड़ा है या फिर उसके ऊपर केस चल रहा है। बस इससे ज़्यादा आप लोगों ने कुछ नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताऊं जिसके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है और फिर उसके बाद वो जुर्म उसके ऊपर साबित भी हो जाता है और फिर उसके बाद उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, तो दोस्तों आप लोगों ने इस कहानी के बारे में पक्का नहीं सुना होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, और ना तो आप उस क्रिकेटर का नाम जानते होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी स्टोरी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं जो कि हमारे इंडियन प्लेयर की है, जिसका नाम आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप लोगों ने उसके चेहरे को कई बार टीवी पे जरूर देखा होगा, जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। आप लोगों ने कपिल शर्मा शो या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में इनको जरूर देखा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने क्रिकेट मैच के अंदर भी इनको देखा होगा, जो कि ये एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। इसके अलावा ये कमेंटेटरी का काम करते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं, मतलब ये ऑलराउंडर हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इनके बारे में एक ऐसी कहानी बताऊं जिसके बारे में आप सुन के हैरान हो जाओ। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, ये अपनी कार से कहीं पे जा रहे थे तो ये रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली हर कोई फंस जाता है। तभी इनकी किसी से तू मैं हो जाती है, जो कि नॉर्मली ट्रैफिक में हर किसी की हो ही जाती है। तो जो ये लड़ाई होती है किसी तरीके से पर्सनल हो जाती है, मतलब ये तू मैं आगे बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, नवजोत सिंह सिद्धू को गुस्सा आता है और उस सामने वाले इंसान को एक घूंसा मार देते हैं। तभी वो इंसान गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान की वहां पे मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू को गिरफ्तार कर लेती है और नवजोत सिंह सिद्धू पे मर्डर का केस चल जाता है। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि उस इंसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के जो वकील होते हैं वो कोर्ट में ये बात अपनी रखते हैं कि उस इंसान की मौत एक नेचुरल तरीके से या फिर हम कह सकते हैं हार्ट अटैक से हुई है, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू के गुस्से से या फिर हम कह सकते हैं घूंसे से हुई है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू उस टाइम इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और इंडिया की टीम को उस टाइम वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाना था। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा हो तो इंडिया से बाहर जाना या दूसरे देश में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से बीसीसीआई की मदद से कह सकते हैं या फिर वकील ने ये कोर्ट में साबित कर दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू की इसमें ज्यादा गलती नहीं है, ये एक हादसा था। और किसी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू वेस्ट इंडीज के दौरे पर चले जाते हैं। उसके बाद वहां पे वो अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और फिर दोबारा इंडिया आ जाते हैं। उसके बाद कई सालों तक नवजोत सिंह सिद्धू पे ये केस चलता है और किसी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के वकील ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि इसमें नवजोत सिंह सिद्धू की कोई गलती नहीं है, ये एक हादसा था और जो उनकी मौत हुई है, सामने वाले इंसान की मौत हुई है, वो नेचुरल तरीके से हुई है। इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू इस केस से बाहर आ जाते हैं। ये तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस कहानी के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो जो प्लेयर है वो वेस्ट इंडीज का प्लेयर रह चुका है, वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल चुका है, लेकिन उसने ज्यादा टेस्ट मैच या फिर हम कह सकते हैं ज्यादा मैचेस नहीं खेले, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता ना हो। तो दोस्तों उस प्लेयर का नाम है लेस्ली हिल्टन। तो दोस्तों ये वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता था। तो दोस्तों जो इनका जन्म था वो जमैका में हुआ था, एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ था। जो इनके फादर थे, इनके फादर का कुछ पता नहीं था कि इनके फादर कौन है या कहाँ रहते हैं। जो इनकी माता थी उन्होंने इनको जन्म दिया, उसके 3 सालों बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। जिसके बाद जो इनकी बहनें थी और इनके रिश्तेदारों ने ही इनको पाल पोस के बड़ा किया। जो इनके रिश्तेदार थे उन्होंने इनको पढ़ाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन इनका मन पढ़ाई में कम लगता था और ये खेल कूद में ज़्यादा भाग लेते थे। जिसके बाद क्या होता है कि इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्रिकेट में आ जाता है, ये क्रिकेट के मैचेस खेलने लग जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जमैका की टीम की तरफ से इनका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब जमैका की टीम में इनका सिलेक्शन हो जाता है
और जमैका की तरफ से ये खेलने लग जाते हैं। ये लगभग 1927 से लेकर 1935 तक जमैका की टीम की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लोग सोचने लग जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर थे, लोग सोचने लग जाते हैं कि वेस्ट इंडीज की तरफ से इनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि जब ये जमैका के थे तो ये वेस्ट इंडीज की तरफ से क्यों खेलेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वेस्ट इंडीज कोई देश का नाम नहीं है, ये एक छोटी छोटी कंट्रियों का ग्रुप है। मतलब छोटे छोटे जो महाद्वीप होते हैं, छोटे छोटे जो देश होते हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है जिनको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं छोटे छोटे देशों में से कुछ अच्छे प्लेयर्स को चुना जाता है और फिर एक टीम तैयार की जाती है जिसको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, 1935 में इनको वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलने का मौका मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं 8 सालों बाद, मतलब 1927 से लेकर 1935 तक ये जमैका की तरफ से खेलते हैं। 8 सालों बाद इनको वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलने का मौका मिलता है। उसी साल क्या होता है कि इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे थी और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होता है। उस टाइम टेस्ट क्रिकेट होते थे, तो उस टाइम टोटल 4 टेस्ट क्रिकेट हुए थे जिसमें इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। उसमें इन्होंने टोटल 16 विकेट लिए थे और कुछ रन भी बनाए थे। मतलब ये ऑलराउंडर थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी इनकी परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद क्या होता है, वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती है और फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद वेस्ट इंडीज फिर इंग्लैंड के दौरे पर चली जाती है और उस टीम में भी इनका नाम सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं निकल के आई और जिसके बाद इनको सिर्फ 2 ही मैच खेलने का मौका मिला और उन मैचों में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जिसके बाद उनको उस टीम से बाहर कर दिया गया। कुछ टाइम तक इन्होंने वेट किया कि इनको दूसरे मैचेस भी खेलने का मौका मिले, लेकिन जब इनको वेस्ट इंडीज की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला तो ये दोबारा जमैका वापस आ गए। इन्होंने कुछ टाइम तक जमैका की टीम से खेलने के बारे में सोचा, लेकिन वहां पे भी इनका करियर अच्छे से सेटल नहीं हुआ, जिसके बाद इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और फिर क्या होता है, ये जमैका के एक छोटे से इलाके में रहने लग गए। उसके बाद इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था लेरिन रोज, जो कि एक अच्छे घराने से थी, जिनके पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और इनका समाज में बहुत ज्यादा नाम था। और वहीं दूसरी तरफ जो लेस्ली हिल्टन थे, वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन ये वेस्ट इंडीज की टीम से खेल चुके थे, जिसके बाद इनका थोड़ा बहुत नाम हो गया था। फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों सोचते हैं शादी करने के बारे में। तो जो लेरिन के घर वाले होते हैं वो पहले तो मना करते हैं। वो बोलते हैं कि जो लेस्ली हिल्टन है उनकी फैमिली अच्छी नहीं है, उनके फादर का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी मदर भी नहीं है और इनका जो पालन पोषण है वो गरीब परिवार में हुआ। मतलब हम कह सकते हैं इनके साथ थोड़ा भेदभाव होने लग जाता है। तो लड़की के घर वाले नॉर्मली नहीं मानते, लेकिन किसी तरीके से ये लोग शादी कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये एक साथ रहने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, जो लेरिन होती है उसका जो इंटरेस्ट था वो फैशन में ज़्यादा था, मतलब हम कह सकते हैं मॉडलिंग में ज़्यादा था। तो वो एक मॉडल बनना चाहती थी, तो उसने सोचा कि शादी के बाद मैं अपने इस पैशन को आगे परस्यू करूंगी। इसके बाद कुछ टाइम बाद इन दोनों का एक बेटा होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेरिन जो थी वो मॉडल बनना चाहती थी, उसके लिए वो यूएसए चली गई। वहाँ पे वो मॉडलिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो करने लग गई। तो दोस्तों ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो कुछ टाइम यूएसए रहती थी, कुछ टाइम अपने हस्बैंड के पास रहती थी, रेगुलर वो आती जाती रहती थी। जो इनके हस्बैंड थे वो भी काफ़ी खुश थे कि उनकी जो वाइफ है जो वो करना चाहती है वो लाइफ में कर पा रही है। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, जो लेरिन थी वो यूएसए गई हुई थी और फिर क्या होता है कि जमैका में जहाँ पे इनके हस्बैंड रहते थे लेस्ली हिल्टन, वहाँ पे उनके पास एक टेलीग्राम आता है, मतलब एक पत्र आता है। तो जब लेस्ली हिल्टन उस पत्र को, उस लेटर को खोल के देखते हैं और जब उसको पढ़ते हैं, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि जो तुम्हारी वाइफ है लेरिन, वो तुम्हें चीट कर रही है। वो यूएसए मॉडलिंग के लिए तो जाती है, लेकिन उसका वहाँ पे किसी से अफेयर चल रहा है, किसी से चक्कर चल रहा है, जिसके साथ वो रहती है, सोती है, वहाँ पे उसके साथ काफ़ी टाइम व्यतीत करती है और उसके बाद फिर वो तुम्हारे पास आती है। तो दोस्तों ये सब पढ़ने के बाद लेस्ली हिल्टन बहुत ज़्यादा, मतलब उनका माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाते हैं। उनको इस बात पे हैरानी होती है कि आखिर उनकी वाइफ उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि उन्होंने आखिरकार लव मैरिज ही तो किया था। उसके बाद लेस्ली हिल्टन अपनी वाइफ को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दोबारा जमैका वापस आ जाए। लेस्ली हिल्टन एक और लेटर लिखते हैं जिसमें वो सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके उनके पास एक लेटर आया है जिसमें तुम्हारे बारे में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो तुम जल्दी से जल्दी वापस
वापस आ जाओ, जिसमें वो दोबारा रिप्लाई करती है कि ये सारी बातें झूठ है, उनका किसी से अफेयर नहीं चल रहा है, और फिर वो बोलती हैं कि वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाएंगी। कुछ टाइम बाद वो दोबारा जमैका आ जाती हैं अपने हस्बैंड के पास। उनके हस्बैंड मतलब लेस्ली हिल्टन उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, किसने ये लेटर लिखा है और तुम्हारे बारे में ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है। जिसमें लेलेरिन बोलती है किसी भी तरीके से तुम्हें चीट नहीं कर रही है और तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा रही है, मतलब कह सकते हैं उसने बोल दिया कि ये सारी बातें झूठ है। जिसके बाद क्या होता है, लेस्ली हिल्टन के पास क्योंकि कोई सबूत था नहीं, तो वो अंदर से तो मान नहीं पा रहा था ये बात, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें बात में सच्चाई होगी तभी कोई कुछ बोल रहा है, वरना कोई किसी के बारे में क्यों बोलेगा। लेकिन जब उसके पास कोई सबूत होता नहीं है तो वो विश्वास कर लेता कि हाँ शायद उसकी वाइफ सच बोल रही होगी। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, कुछ टाइम बाद लेस्ली हिल्टन अपने घर में बैठा होता है। वो नोटिस करता है जो उसका माली होता है वो एक लेटर को लेके कहीं पोस्ट ऑफिस जा रहा होता है। तो पहले तो लेस्ली हिल्टन ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर उसके मन में बात आती है क्यों ना एक बार माली से पूछा जाए कि आखिर ये लेटर कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन माली आगे निकल चुका था और वो पोस्ट ऑफिस में जाके उस लेटर को जमा करवा देता है। तो फिर वो माली से बाद में लेस्ली हिल्टन पूछता है कि आखिर ये लेटर किसने दिया तुम्हें, किसको भेज रहे थे। तो वो माली बोलता है कि जो लेलेरिन है उन्होंने उनको भेजा है ये लेटर पोस्ट ऑफिस में देने के लिए। तो लेस्ली हिल्टन पोस्ट ऑफिस जल्दी जल्दी जाता है, पोस्ट ऑफिस वालों से बोलता है कि उसको वो लेटर वापस चाहिए और वो लेटर पढ़ना चाहता है कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा है। तो पोस्ट ऑफिस वाले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऐसे किसी का लेटर नहीं दे सकते, तो पोस्ट ऑफिस वाले उसको मना कर देते हैं। लेस्ली हिल्टन पोस्ट ऑफिस वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो क्रिकेट खेलता है और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले नहीं मानते। उसके बाद क्या होता है, लेस्ली हिल्टन जो होता है वो वापस घर आता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुमने किसको लेटर लिखा है। तो वो बोलती है कि मैंने किसी को लेटर नहीं लिखा है, मैंने अपने काम से किसी को लेटर भेजा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेस्ली हिल्टन अपनी वाइफ से बोलता है कि पोस्ट ऑफिस वाले जो शाम को उसको लेटर दिखाने के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया है और शाम को तुम्हारा राज खुल जाएगा, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगा। ये जो लेस्ली हिल्टन होता है ऐसी तुक्के में बोल देता है अपनी वाइफ को डराने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जो लेलेरिन होती है मतलब उसकी वाइफ, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको लगता है कहीं उसके हस्बैंड को सारी चीज़ें पता न चल जाए। फिर इसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लेलेरिन जो होती है वो मानने को तैयार नहीं होती कि वो उसको चीट कर रही है, लेकिन लेस्ली हिल्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उससे उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। फिर उसके बाद लड़ाई थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाती है। लेस्ली हिल्टन क्या करता है, वो घर से बाहर निकलता है और उसके बाद कुछ गोलियां खरीद के लाता है। उसके बाद पहले से ही एक बंदूक थी, वो टोटल 7-8 गोलियां खरीद के लाता है और बंदूक में वो डाल देता है गोलियों को। उसके बाद वो दोबारा अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर क्या सच्चाई है, सारी बात मुझे क्लियर बताओ। तो उसकी वाइफ मना करती है, बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, इसके बारे में मुझसे मत पूछो। लेकिन लड़ते लड़ते उसके बाद अचानक उसकी वाइफ बोल देती है कि हाँ मेरा अफेयर चल रहा है, मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, बोलो क्या कर लोगे। उसके बाद लेस्ली हिल्टन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जितनी भी गोलियां होती है वो अपनी वाइफ के ऊपर फायर कर देता है। टोटल 7 गोलियां अपनी वाइफ के ऊपर फायर करता है और अपनी वाइफ को जान से मार देता है गुस्से में। उसके बाद लेस्ली हिल्टन की फैमिली वालों को और जो उसकी वाइफ होती है उसकी फैमिली वालों को भी पता चल जाता है और तुरंत पुलिस आ जाती है और लेस्ली हिल्टन को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस लेस्ली हिल्टन से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा। तो लेस्ली हिल्टन बोलता है कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही थी और वो जो गोलियां लाया था वो अपने आप को मारने के लिए लाया था, मतलब आत्महत्या करने के लिए। लेकिन लड़ाई के बीच उसकी वाइफ बीच में आ जाती है, जिसके बाद उसको गोलियां लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों कोर्ट में ये बात साबित नहीं हो पाती क्योंकि उस बंदूक में टोटल 6 गोलियां डलती थी। अगर किसी को गलती से गोली लगेगी तो 1 गोली लगेगी, 2 लगेगी, लेकिन फिर भी मान लिया कि अगर 6 गोलियां लग भी जाती हैं, लेकिन 7वीं गोली उसको कैसे लगी, इसका मतलब दोबारा वो पिस्टल में डाली गई थी 7वीं गोली, उसके बाद ही लगी होगी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि लेस्ली हिल्टन जानबूझ के उसको मारना चाहता था। जो उसकी ये थ्योरी थी आत्महत्या वाली वो गलत थी। उसके बाद उसको दोषी साबित कर दिया जाता है और कोर्ट की तरफ से उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद लेस्ली हिल्टन जो ऊंची अदालत होती है, उससे ऊपर की अदालत होती है, उसमें अपील करता है और बोलता है कि सारी गलती उसकी वाइफ की थी, उसने गुस्से में या गुस्से के आवेश में ये सब किया है, तो उसको माफ़ कर दिया जाए या फिर उसकी सज़ा कम कर दी जाए। लेकिन जो ऊपर की अदालत होती है वो भी उसको माफ़ नहीं करती और फांसी की सज़ा सुनाती है। इस तरीके से जितनी भी कानूनी प्रक्रिया थे उन तरीकों से लेस्ली बचने की कोशिश
कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता और फांसी की सज़ा उसकी मंजूर हो जाती है, मतलब उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। उसके बाद 14 मई 1955 में उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। मतलब जो ये घटना हुई थी 1994 में हुई थी और 1995 में इसको फांसी पे लटका दिया जाता है, मतलब 13 महीने के आसपास में। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि हमें गुस्से में और या गुस्से के आवेश में कोई ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए कि किसी ने हमें धोखा दिया है तो उसकी वजह से हम अपनी लाइफ बर्बाद कर लें। तो दोस्तों हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है कि किसी क्रिकेटर के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, उसको फांसी की सजा मिली है। उसके बाद आज 65 से 70 साल बीत चुके हैं लेकिन आज तक किसी क्रिकेटर के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोग के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए।